मेरी एज सिर्फ 19 ईयर्स है एंड इस एज में ना मेरी हाइट के साथ भी लोगों को मैक्सिमम मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि इतनी छोटी सी एज में बिजनेस, हम आप पर ट्रस्ट कैसे करें। ये लोग विजिट ही नहीं कर रहे थे स्टॉल को, अपने बिजनेस को प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट किया था। उस टाइम पे एक्चुअली मेरी मदर की डेथ हुई थी, घर का भी प्रेशर था कि काम करना होता है, घर का सारा कॉलेज भी मैनेज करना था। मैंने अपने आइडिया को सोचने के बाद 10,000 से स्टार्ट कर कर आज मैं, क्या आप सोच सकते हैं कि एक 11th क्लास की लड़की जिसे अपने बोर्ड्स की भी टेंशन थी और साथ के साथ उसे अपना बिजनेस भी सेटअप करना था, आज इस मोमेंट पर वो दूसरी 10 से ज़्यादा औरतों को बिजनेस देने का सोच सकती है? क्या उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है? जी हाँ, मेरा नाम है अभिरुचि और आज मैं आप सभी को अपनी स्टोरी बताने आई हूँ। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से। मेरी फैमिली में मेरे पापा जो कि एक इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, मेरा भाई जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है और मेरी मम्मा थी। उस टाइम पर मैंने 11th क्लास में एक बिजनेस आइडिया सोचा जो कि एक हेल्दी स्नैक्स और ब्रेकफास्ट सीरियल्स का था। देन उसके बाद मैंने अपने आइडिया को सोचने के बाद 10,000 से स्टार्ट कर कर आज मैं 3 लाख तक का रेवेन्यू कर चुकी हूँ सिर्फ 2 इयर्स के अंदर। तो अभी मैं इस टाइम पर 10 से ज़्यादा औरतों को टेम्परेरी बेसिस पर उनको भी जॉब प्रोवाइड करवा रही हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को एक छोटा-सा पार्ट बताया जो कि मेरी बिज़नेस जर्नी का था। अब मैं बताती हूँ कि स्टार्टिंग से स्टोरी का स्टार्ट कैसे हुआ था आखिरकार। मैं भी एक नॉर्मल लड़की थी, जैसे बाकी लड़कियों को नॉर्मल पढ़ाई, खेलना वगैरह ये सब करना पसंद होता है, मुझे भी उस टाइम वही करना था। बट 11th क्लास में मेरे को इंट्रोड्यूस कराया गया एक रियल वर्ल्ड बिज़नेस प्रोग्राम से। जिसके अंडर हमें बोला गया कि आप कोई बिजनेस आइडिया सोचकर उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तब मेरे दिमाग में आया कि शायद मुझे भी कुछ अलग करना चाहिए है। मैं भी चाहती थी कि मैं एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट गर्ल बनूं जो कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करे और साथ ही साथ अपने सारे खर्चे खुद उठाए। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक बिजनेस आइडिया का सोचना शुरू किया। जब मैंने सोचना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरे फादर को इंटरेस्ट था हेल्दी स्नैक्स वगैरह जैसी चीज़ों में। वो चाहते थे कि मैं और हमारी फैमिली के मेंबर्स हेल्दी चीज़ें खाएँ। तो उस टाइम पर उनको देखते हुए मुझे आइडिया क्लिक हुआ कि क्या मैं हेल्दी स्नैक्स और ब्रेकफास्ट सीरियल्स की मार्केट में कुछ कर सकती हूँ? तो उसके बाद हम लोगों ने इनोवेटिव डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करी। ये सोचा कि हम क्या चीज़ें इंक्लूड करके उसे न्यूट्रिशियस और साथ ही साथ टेस्टी भी बना सकते हैं। देन उसके बाद रेसिपीज़ फाइनल करने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि मार्केट रिसर्च, ऐसी सब चीज़ें करने के बाद मैंने देखा कि एक छोटी-सी फंडिंग 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट करके मैंने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया। सिर्फ 10,000 रुपीज़ जब स्टार्टिंग में मिले थे ना, उसकी खुशी ही अलग थी। क्योंकि जब आपके हाथ में एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, चाहे छोटे से छोटा अमाउंट ही सही, लेकिन कुछ अमाउंट आता है ना पैसों का, तो उसका खुशी का लेवल ही अलग होता है। क्योंकि आपको लगता है कि क्या पता फ्यूचर में मैं इससे क्या-क्या कर जाऊँ। लेकिन उसी टाइम पे ना एक छोटा-सा सेटबैक भी लगता है कि सिर्फ 10,000 रुपीज़ से हम एक बड़ा बिज़नेस कैसे करेंगे। बट मैंने भी शुरुआत में कैसे भी करके अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया। जब हमने अपनी रेसिपीज़ को बनाया था, रेसिपीज़ बनाने के बाद अब हमें मार्केट में रॉ मटेरियल सोर्स करने जाना था। इसके अलावा सबसे बड़ा सेटबैक होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कैसे करें, बाकी ब्रांड से अलग कैसे दिखाएँ और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमें कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉपर्ली लोगों को पिच करना पड़ता है ताकि उन्हें हमारा प्रोडक्ट पसंद आ जाए। मैंने ये कैसे किया था? आपको पता है, जब मैं अपना फर्स्ट कस्टमर ढूँढ रही थी, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं गई थी। बीइंग ऑनेस्ट, मैं अपना फर्स्ट कस्टमर मैंने अपनी क्लास टीचर को ही बनाया था। मैं अपनी क्लास टीचर को नॉर्मली एक बाइट टेस्ट करवाने के लिए लेके गई थी एंड देन शी वाज़ लाइक कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन इसमें है क्या? जब मैंने उन्हें बताया कि ये सारा हेल्दी इंग्रीडिएंट से बना हुआ था और साथ के साथ ये टेस्टी भी था, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि ये आइडिया बहुत अच्छा है और तुम इसके साथ आगे जाकर कुछ ना कुछ पक्का कर पाओगी। तो मैंने क्या सोचा, जैसे एक कस्टमर मैं यहाँ से बना सकती हूँ, वैसे ही हो सकता है अगर मैं अपनी स्कूल असेंबली में इस आइडिया को पिच करूँ। तो क्या पता वहाँ पे भी पिच करने के बाद बाकी टीचर्स या स्टूडेंट्स, उनको भी फ़ील हो कि उन्हें मेरा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। और मैं सिर्फ़ इतने पर ही नहीं रुकी। आपको पता है, मार्केट में जैसे नॉर्मल मार्केट्स लगती हैं, वीकली मार्केट, जैसे फ्राइडे कोई मार्केट लग गई या सैटरडे कोई मार्केट लग गई। तो हम अपना वहाँ पे भी कोई ना कोई छोटा-सा स्टॉल सेटअप कर लेते थे और उस स्टॉल पे हम अपने प्रोडक्ट्स रखते थे, साथ के साथ उसका सैंपल्स भी प्रोवाइड करवाते थे कि आप हमारा प्रोडक्ट टेस्ट कीजिए, देन ही आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। अब ऐसे टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप बाकी ब्रांड से अलग कैसे बन के दिखाएँगे? तो बाकी ब्रांड से अलग बनने के लिए और लोगों को ये सिखाने के लिए कि हमें हेल्दी चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
मैंने अपने ब्रांड को प्रॉपर्ली लॉन्च किया था। मैंने लोगों को प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स के बिना फूड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए थे। एंड एक मार्केट में मुझे याद है, हमें एंगेज करने के लिए कि लोग हमारी शॉप पर आए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी क्योंकि लोग विजिट ही नहीं कर रहे थे स्टॉल को। जब भी हम किसी भी मार्केट में जाके किसी नए से स्टॉल को देखते हैं, हमें इतना मन नहीं करता आने का। लेकिन पता है उस टाइम भी मैंने क्या किया था? मैंने उस टाइम एक कार्ड्स का गेम सेटअप किया वहाँ पे, कि अगर आप इस कार्ड्स के शफल करे हुए नंबर, जो उस कार्ड के पीछे लिखा होगा नंबर, अगर आप वो सही नंबर बता देंगे, तो आपको हम एक सैंपल फ्री दे देंगे। इसके थ्रू हमने अपने स्टॉल पर एंगेजमेंट क्रिएट किया था, जिसके कारण लोग भीड़ बढ़ने लग गई थी हमारे स्टॉल पे। और जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती है ना, वैसे-वैसे लोगों को ट्राई करते हुए ना प्रोडक्ट खरीदने का भी मन कर जाता है। तो कस्टमर मिल जाते हैं, लेकिन हमें अपना फुल ट्राई करना पड़ता है। ये मेरे कस्टमर्स ढूँढने का एक तरीका था। इसके अलावा हमने और भी तरीके यूज़ किए, जैसे स्कूल्स में कोई इवेंट्स हो रहे होते थे या फिर कॉलेजेस में कोई इवेंट हो रहे होते थे, तो मैं उनमें भी जाकर अपना स्टॉल सेटअप करती थी। एंड पता है सबसे बड़ी बात, मैं मेट्रो से बहुत ट्रैवल करती हूँ। लाइक इस टाइम भी अगर मैं कॉलेज जा रही हूँ, तो मेरा मेट्रो से ही मैक्सिमम ट्रैवल होता है। मैं मेट्रो में भी क्या करती हूँ, अगर आस-पास कोई फ्री दिख रहा है, तो मैं उनको पूछने लग जाऊँगी कि लाइक आप बताइए कि क्या आप हेल्दी स्नैक्स खाना पसंद करते हैं? मैं वहीं पे उन्हें भी अपना प्रोडक्ट पिच करने लग जाती हूँ। सो अगर हम किसी भी इवेंट में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, हम क्या करते हैं बिज़नेसमैन होने के, बिज़नेस वुमन होने के नाते उनको अपना आइडिया बताने लगते हैं, अपना प्रोडक्ट बताने लगते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट और बिके और मार्केटिंग हो पाए। और कस्टमर्स इसी तरीके से ढूँढे जाते हैं। जितना ज़्यादा कम्युनिकेट हम करते हैं, उतना ज़्यादा हम कस्टमर्स ढूँढ पाते हैं। एंड पता है जब इतना सारा रेवेन्यू करते हुए मेरे घर पे पैसे आते थे ना, तो घर वालों को सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती थी कि चलो ठीक है, वो अपने कॉलेज का भी खर्चा खुद निकाल रही है, इसके अलावा घर पे कुछ पैसे भी दे रही है। तो इस एज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, साथ में फैमिली को भी सपोर्ट करना, एंड जिन औरतों को मैं सपोर्ट करती हूँ, लाइक टेम्पररी बेसिस पे जिन भी औरतों को मैं काम दे रही होती हूँ, वो भी उन पैसों को कलेक्ट करके या फिर उन पैसों को यूज करके अपनी फैमिली में कुछ ना कुछ योगदान कर पाती हैं, जैसे कि अपने बच्चों को पढ़ाना या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खरीदना या घर के लिए कुछ ना कुछ खरीदना। तो मैं इस तरीके में उनको भी हेल्प कर रही हूँ। तो ये जर्नी बहुत लंबी रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे चैलेंजेस फेस करने को नहीं मिले। मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिले थे। एंड मैंने एक टाइम पर ये भी सोचा था कि बिज़नेस करना थोड़ा-सा हार्ड हो रहा है, शायद मुझे इसे बंद करना चाहिए। लेकिन एक बिज़नेस वुमन के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी ही ये होनी चाहिए है रेज़िलियंस, कि वो अपने फेलियर से वापसी आए, अपने फेलियर से सीखे कि उन्हें कैसे प्रॉपर्ली वर्क करना है। और यही मैंने सीखा था। जब मुझे लगा कि मैं अपना बिज़नेस नहीं कर पा रही हूँ, उस टाइम भी मैंने लोगों से बात करना नहीं छोड़ा था। उस टाइम भी मैं लोगों को जाकर अपना प्रोडक्ट, भले ही वो खरीदें या ना खरीदें, मैं उन्हें टेस्ट ज़रूर कराती थी। लेकिन पता है उससे फ़ायदा क्या होता था? उससे फ़ायदा ये होता था कि टेस्ट करने के बाद सामने वाला जैसे ही बोलता था ना कि आपके प्रोडक्ट का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बस वो पॉइंट होता है सबसे ज़्यादा खुशी वाला पॉइंट। उस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि मेरे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो दम है, और अगर ये इतना ही डिलीशियस लग रहा है लोगों को, तो एक पॉइंट पर आकर लोग इसे खरीदना भी स्टार्ट कर देंगे। और मेरा ब्रांड इसी तरीके से बनाने का मैंने सोचा है। अभी भी आगे हम और भी फ्यूचर प्रोडक्ट्स निकालना चाह रहे हैं, जो कि हेल्थ वाइज और लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत बेस्ट होंगे। जब मेरे को ये आइडिया आया था, आइडिया आने के बाद रेसिपी सोचने के बाद एक काम होता है कि आप अपने ब्रांड का नाम क्या रखेंगे। जैसे मेरे ब्रांड का नाम आरोग्यम है, तो उस टाइम पर मैंने सोचा था कि अपने ब्रांड का नाम क्या रखा जाए। ब्रांड का नाम सोचते टाइम भी ना हम बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं। मैं चाहती थी कि मेरे ब्रांड का नाम कुछ ऐसा हो जिससे कुछ मीनिंग निकले। लाइक आरोग्यम का मतलब होता है रोग मुक्त जीवन। तो वो जो एक आरोग्यम वर्ड है, वो एक संस्कृत वर्ड था, और साथ ही साथ मैं एक साउथ इंडियन हूँ, मलयाली हूँ। वो उससे भी कनेक्ट हो रहा था। दोनों लैंग्वेजेस में इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, इसलिए मैंने अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड का नाम ये रखा था। देन ब्रांड का नाम रख लिया, सारी चीजें कर ली, पैकिंग वगैरह सोर्स की, रॉ मटेरियल सोर्स किए। ये सब करने के बाद जब मैंने अपने ब्रांड को लॉन्च किया था ना, जो फर्स्ट डे था, जिस दिन मैंने अपने ब्रांड को प्रॉपर्ली लॉन्च किया, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो या फिर लोगों को पिच करने के थ्रू हो, एक आइडिएशन स्टेज कंप्लीट करने के बाद जब मैं एक प्रोटोटाइप, एक प्रोडक्ट बनाने के स्टेज पे आई थी, प्रोडक्ट बना के लोगों को बेचने के स्टेज पर आई थी, उस टाइम पर मैंने 1 साल तक खूब मेहनत की। लाइक इतनी ज़्यादा कि मैं बस दिन-रात यही सोचती थी कि मैं नेक्स्ट क्या करूँ जिससे कि मेरा प्रोडक्ट और बेच पाऊँ मैं।
या फिर मैं नेक्स्ट क्या करूँ जिससे कि और लोगों को अपने बिज़नेस के थ्रू एंगेज कर पाऊँ? क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा बिज़नेस सिर्फ़ मेरी ही हेल्प ना करे, और लोगों की भी हेल्प करे। लाइक जो लोग मेरा प्रोडक्ट खाएँ वो तो हेल्दी बने ही, हमारे ब्रांड का एक्चुअली विज़न ही ये था। हम चाहते थे कि हम एक हेल्दी सोसाइटी बनाएँ, जहाँ पे लोग विदाउट केमिकल और विदाउट प्रिजर्वेटिव्स की चीज़ें खा सकें। इसके अलावा मेरा दूसरा मोटिव था कि मैं और औरतों को भी अपने साथ एंगेज करूँ, ताकि वो लोग भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाएँ और वो लोग भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पैसे कमाकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ। इसके बाद जब कुछ टाइम बाद मैंने अपने बिज़नेस को प्रॉपर्ली वर्क करना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे एक्चुअली मेरी मदर की डेथ हुई थी। सो उस टाइम पे 2 मंथ्स तक मेरे को, लाइक 2 टू 3 मंथ्स तक मेरे को बहुत लो फील होता था। लाइक घर का भी प्रेशर था कि काम करना होता है घर का सारा, कॉलेज भी मैनेज करना था। इवन मैंने अपने कॉलेज के एडमिशन्स भी उसी टाइम पर मैनेज करे थे। सो उस टाइम पे मेरे लिए सबसे बड़ा एनकरेजमेंट कि वो 2 टू 3 मंथ्स बाद मैं अपना बिज़नेस दोबारा कैसे सेटअप करूँ। मैं दोबारा से ये सारी चीज़ें कैसे सोचूँ कि हाँ, अब मैंने दोबारा से प्रॉपर्ली अपने प्रोडक्ट को पिच करके फिर बेचना स्टार्ट करना है। वो करने का एनकरेजमेंट मुझे इस बात से आता था कि मुझे अपना एक ब्रांड क्रिएट करना है और अपनी मम्मा को प्राउड फील कराना है। क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी मम्मी मेरे से बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें। उन्हें ये लगे, मेरे मम्मा, मेरे पापा यानी मेरे पेरेंट्स दोनों को ये लगे कि मेरी बेटी ने एक बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट करके दिखाया है। वो आज खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। वो लोगों को तो हेल्प कर ही रही है जिनको वो जॉब दे रही है, जो कि वुमेन एम्प्लॉइज़ हैं। इसके अलावा वो लोगों के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जो कि हेल्दी भी हैं। तो अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रही है और साथ में हमारा फैमिली के लिए भी पूरा सपोर्ट कर रही है। तो इस एनकरेजमेंट के साथ मैंने अपने प्रोडक्ट्स को दोबारा पिच करना स्टार्ट किया। अब जब एक बारी आप बिज़नेस को थोड़ा-सा रोकते हैं ना, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हुए आपको थोड़ी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि तब तक आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए दोबारा से तैयार होना पड़ता है कि हाँ, मैं अब अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना स्टार्ट करूँ। और इस टाइम पे ना काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि आप 2-3 महीने तक कर क्या रहे थे? बट मैंने उस टाइम पर क्या किया, रिजेक्शंस फेस करते हुए भी लोगों के साथ लोगों को ये बताया कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है एंड आप एक बारी ट्राई करके देखिए, क्या पता आपको अच्छा लग जाए सही में। एंड देन उसके बाद एक चीज़ और थी, मेरी एज सिर्फ 19 इयर्स है एंड इस एज में ना मेरी हाइट के साथ भी लोगों को मैक्सिमम मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि इतनी छोटी सी एज में बिजनेस, हम आप पर ट्रस्ट कैसे करें। हम आपके साथ कोलैबोरेशन करके हम कैसे कह सकते हैं कि आप एक प्रॉपर बिजनेस कर पाएंगी। अगर मैं किसी और इन्वेस्टर्स वगैरह के पास जाती हूँ तो उनको भी ये लगता है कि इस छोटी एज में इतना सब कुछ कर पाना इतना इजी नहीं है, तो आप कैसे कर लेंगी। इवन जब मैं मार्केट में रॉ मटेरियल सोर्स करने जाती थी, तब भी काफी लोग मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते थे। वो ये ट्राई करते थे कि हम इसे थोड़ा और एक्सपेंसिव चीजें दे दें। बट उस टाइम पर भी मैनेज करना वो ईज़ी नहीं होता। बट तब भी मैंने कैसे किया, मैं मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा करती थी। जब हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमें जानना पड़ता है कि मार्केट में चीज़ें कैसे चल रही हैं और मार्केट में कौन-सी चीज़ बेस्ट है और कैसे उसे बेस्ट प्राइसेज़ पर खरीदा जा सकता है। सो ये सब भी मैंने करा। इवन इस टाइम भी आप बिलीव नहीं करेंगे, अपने कॉलेज, मेरा कॉलेज एनएसयूटी जिसमें मैं एक प्रोग्राम के थ्रू जॉइन हुई थी एंड अब मैं उसमें से एक कोर्स कर रही हूँ। सो उसमें एक कोर्स करते हुए साथ के साथ अपने बिजनेस को हैंडल करना, इसमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरे को हर दिन ना 1 दिन पहले ये सोचना पड़ता है कि हाँ, नेक्स्ट डे मैं क्या करूँ? नेक्स्ट डे मैं अपना टाइम कैसे बैलेंस करूँ? जो भी हमें काम करना है उसका पहले ही 1 दिन पहले हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, जिस लिस्ट में हम प्रॉपरली लिखते हैं कि हमें क्या करना है। और मैं भी वही करा करती थी। मैं रोज अपना एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ जिसमें लिखा होता है कि हाँ, नेक्स्ट डे मैं इस टाइम पर ये करूंगी। एंड इवन वीकली भी हम एक अपने कुछ गोल्स बनाते हैं, ताकि वो वीकली गोल्स कंप्लीट करके मैं खाली अपना बिजनेस ही नहीं, अपनी पढ़ाई पर भी प्रॉपरली फोकस कर पाऊँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई पर फोकस करना और बिजनेस चलाना दोनों साथ में करना मुश्किल नहीं है। इन दोनों चीजों को साथ में किया जा सकता है। एंड इस पॉइंट पर, इस एज पर भी एक बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, जैसे मैंने करा था सिर्फ 10,000 रुपीज से। सो 10,000 रुपीज से 2021 दिसंबर में स्टार्ट किया हुआ बिजनेस, जिसे उस टाइम पर सिर्फ एक आइडिया की तरह मैं सोच रही थी, उसके बाद 2022 में मैंने 96,000 रुपीज का रेवेन्यू किया। देन उसके बाद भी मैंने, भले ही जितने भी सेटबैक्स आए हों,
उन सेटबैक्स के बावजूद भी मैंने 2023 में 1,96,000 समथिंग या फिर 2 लाख समथिंग मैंने रेवेन्यू करा था। एंड इसके बाद अभी 2024 में हम उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ब्रांड के साथ और भी औरतें जुड़ें और भी औरतें खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएँ। अगर आपने कोई सपना देखा है, तो चिंता मत कीजिए, वो सपना पूरा ज़रूर होगा। लेकिन सपने को कभी मरने नहीं देना है, सपनों के लिए हमेशा लड़ना है, सपनों के लिए हमेशा पूरा काम करना है। सपनों के लिए सिर्फ 2 चीज़ें ही ज़रूरी हैं, अपना सपना पूरा करना है, तो जोश और जुनून, सिर्फ यही 2 चीज़ें चाहिए।